हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की सीरीज में अभी चला रहा। टॉपिक 1 से लेकर 5 तक मैंने कवर करवा दिया था और आज 6 पढ़ेंगे। कुछ दिन क्लास नहीं चली थी, कुछ पर्सनल इशू था, टाइम नहीं मिल रहा था और बुक जो है मेरे से मिसिंग हो गया था, गाँव में छूट गया था, इस वजह से नहीं बना पाया था मैं। तो आज टॉपिक नंबर 6 पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान। तो टॉपिक नंबर 6 पढ़ते हैं। 1 से 5 अगर अभी तक आप नहीं किए तो कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। पहला आपको जंतु जगत का वर्गीकरण, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजात में विभक्त किया गया है। पहला आपको एकोकोषीय प्राणी, दूसरा बहुकोषीय प्राणी। एकोकोषीय प्राणी का ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए, जबकि बहुकोषीय प्राणी को 9 संघों में विभाजित किया गया। किसे? बहुकोषीय प्राणी को। स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं कैसा है। तो आपको है स्टोरर और यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। आपको पहला में आता है, पहला है संघ प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ, इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो इनका शरीर केवल एकोकोषीय होता है। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रचलन पदाभों, पक्षों या कछावों के द्वारा होता है। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। संघ प्रोटोजोआ सभी जैविक क्रिया जैसे कि भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एकोकोष के शरीर के अंदर होती है। संघ प्रोटोजोआ में श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंड अमीबा, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोरिका, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अगर एक बार हो गया तो 30 से 40 वर्ष तक बना रहेगा। संघ पोरीफेरा की अगर बात करें तो इस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किसके? तो संघ पोरीफेरा के जंतु। प्रमुख लक्षण की बात करें, ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, परंतु कोशिका नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती है। शरीर पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। किसमें? तो संघ पोरीफेरा के। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। उदाहरण में आपको साइकन, मायोनिया और स्पंज आदि ये सब किसके हैं? संघ पोरीफेरा का है। संघ सिलिटेट्रा, संघ सिलिटेट्रा की बात करें तो इसके प्रमुख लक्षण आपको हो जाएंगे, प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो प्राणी जलीय जो होते हैं हम, ये द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचना पाई जाती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। किसमें? संघ सिलिटेट्रा में। उदाहरण हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा। हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा ये सब किसके? संघ सिलिटेट्रा के हैं। संघ प्लेटीहेल्थेनविस, संघ प्लेटीहेल्थेनविस जो है, इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो तीन स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होते हैं। किसमें? तो संघ प्लेटीहेल्थेनविस में। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं करते हैं। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर, पाचन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। किसमें? तो संघ प्लेटीहेल्थेनविस में। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। किसमें? तो संघ प्लेटीहेल्थेनविस में। उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। उभयलिंगी जंतु होते हैं। कौन? तो यही। उदाहरण में आपको प्लेनेरिया, लीवर फ्यूलिक, फीताक्रेमी किसके हैं? तो संघ प्लेटीहेल्थेनविस के। ये सब जंतु ये याद रखिएगा, प्लेनेरिया, लीवर फ्यूलिक और फीताक्रेमी। आगे देखते हैं संघ एस्केल्थेमनिस की बात करें। संघ एस्केल्थेमनिस की बात करें तो इसके जो प्रमुख लक्षण आपका, लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि, शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय। दूसरा, आहार नाल स्पष्ट होती है जिससे मुख तथा गुदा दोनों ही होती है। तीसरा, परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होते हैं। उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। चौथा, एकलिंगी होते हैं। कौन? तो संघ एस्केल्थेमनिस जो है। इसका उदाहरण आपको हो जाएगा गोल कृमि जैसे कि एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचेरिया, इसके द्वारा फलेरिया होता है। वुचेरिया के द्वारा क्या होता है? फलेरिया होता है। एस्केरिस, थ्रेडवर्म और जो है वुचेरिया, ये किसके हैं? तो संघ एस्केल्थेमनिस के क्या है? इसी संघ के जंतु हैं, जीव हैं। नोट, एंट्रोबियस यानी पिन वर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं। इससे बच्चों का काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब भी कर देते हैं। किसके? एंट्रोबियम, पिनवर्म, थ्रेडवर्म मुख्यतः छोटे बच्चे की गुदा में पाए जाते हैं, इसी की वजह से।
इसमें क्या होता है, बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती है। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं इसी के द्वारा। तो संघ एनेलिडा प्रमुख लक्षण, शरीर लंबा पतला, दीपपार्श्व सममित व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः जो है काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। आहारनाल पूर्णतः विकसित होता है। आहारनाल श्वसन प्रक्रिया त्वचा के द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के रूप में होता है। उत्सर्जी अंग जो वृक्क के रूप में होता है। एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। ये कौन, तो संघ एनेलिडा एक लिंगी एवं बहुलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। उदाहरण में आपको हो जाएगा केचुआ, जोक, नेरिस आदि। केचुआ, जोक, नेरिस आपके किसके हैं, तो संघ एनेलिडा के हैं। संघ एनेलिडा। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। याद रखिए कितने जोड़ी, तो 4 जोड़ी हृदय होते हैं केचुआ में। इसमें नेत्र नहीं होते। किसके, तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीवद्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है जीवद्रव में। यह लाल रक्त कणिका विहीन जीव है। लाल रक्त कणिका विहीन कौन है, तो संघ एनेलिडा जीव। इसमें केचुआ है तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी उसमें नहीं होता। संघ ऑर्थोपोडा की बात करें, ऑर्थोपोडा की, तो इसके जो प्रमुख लक्षण है, पहले प्रमुख लक्षण की बात करते हैं। तो शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। किसके, संघ ऑर्थोपोडा के, सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद संधि युक्त होते हैं। इनके पाद जो है संधि युक्त होते हैं यानी पैर। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार के होते हैं। इसमें जो रुधिर परिसंचारी तंत्र है आपको खुले प्रकार के होंगे। इनकी देह गुहा हिमोसील कहलाती है। हिमोसील। ट्रेकिया, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। कितने, कीटों में 6 पाद व 4 पंख पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। कितने, 13 कक्ष कॉकरोच के। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो निवाह में रहती है। मधुमक्खी अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य यानी बेंगल डांस करता है। संघ इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो प्रमुख लक्षण इसके हो जाएंगे। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र द्वारा पाया जाता है। प्रजनन भोजन ग्रहण करने हेतु नाल पाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, हैग फिश, रेजर फिश, ब्रिटेल स्टार आदि। ये सब जो है आपके संघ इकाइनोडर्मेटा के बात है। यानी जितने भी असत्य मछली होंगे, जिसमें कि असत पूछता है कौन कौन सा असत मछली है, जिसमें फिश आपको लिखा गया वो सभी असत मछली होते हैं। और असत मछली जितने भी होते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नोट, अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है। यह समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। ठीक है, आगे आपको संघ मोलस्का, ये भी बहुत आसान है। संघ मोलस्का, इसका जो प्रमुख लक्षण है कि शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इसके शरीर भी 3 भागों में विभक्त होते हैं। सिर, अंतरांग तथा पाद। इनमें श्वसन गिल्स या टिडिनिया द्वारा होता है। श्वसन जो है गिल्स या टिनेडिया द्वारा होता है। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। आहारनाल पूर्ण विकसित होता है। रक्त रंगहीन होता है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। उत्सर्जन इसमें वृक्कों के द्वारा होता है। संघ मोलस्का में जो है आपका उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, तो वृक्कों के द्वारा। उदाहरण आपका घोंघा हो गया, सीपिया हो गया, कटल फिश हो गया, ऑक्टोपस हो गया, डेविल फिश हो गया। ये सब कुछ आप क्या मानिए, कटल फिश और डेविल फिश को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। डोरी समुद्री नीबी हो गया, पायला एप्पल स्नेल हो जाएगा, और एम्पिलिसिया समुद्री खरगोश आदि। ये सब क्या है, तो संघ मोलस्का का है। आप याद रखिए कटल फिश और डेविल फिश, ये 2 जो है आपका संघ मोलस्का। बाकी जितने भी फिश हो जाएंगे सब आपका इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। घोंघा, सिपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डोरिस यानी समुद्री नींबू, उसके बाद आपका पायला, ये सब। संघ कोडेट्रा की अगर बात करें, संघ कोडेट्रा की बात करें तो इसके जो प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, इनमें नोट कॉर्ड उपस्थित होते हैं। नोट कॉर्ड उपस्थित होते हैं किसमें, संघ कोडेट्रा में। इनमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। इसमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। नालदार तंत्रिका रज्जु।
क्वाड्रेटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग है। कितने हैं? 13 वर्ग। इसका देखते हैं। मोलस्का और प्रचलित नाम की बात करें तो सिप्रिया, सिप्रिया का प्रचलित नाम है कौड़ी। सिप्रिया क्या बोलते हैं? कौड़ी। डोरिस को समुद्री नींबू, डोरिस को समुद्री नींबू। ऑक्टोपस जिसके 8 ओरल आर्म होते हैं, ये श्रिंगमिन यानी डेविल फिश इसको बोलते हैं। प्रचलित नाम क्या है? द डेविल फिश। क्या कहते हैं? एप्लिसिया, एप्लिसिया समुद्री खरगोश, एप्लिसिया समुद्री खरगोश यानी श्रिंगमिन को ही ऑक्टोपस कहा जाता है। कुंडलिनी, कुंडलिनी उद्यान घोंघा, उद्यान घोंघा। सीपिया कटल फिश, सीपिया कटल फिश कहा जाता है। ठीक है, संकोडेट्रा पढ़ लेते। संकोडेट्रा के कुछ प्रमुख वर्ग। संकोडेट्रा में ही आप कहते हैं इसमें कुछ वर्ग जो है, तो पहला आपका है मत्स्य वर्ग यानी पैसी। क्या है पहला? मत्स्य वर्ग यानी पैसी। प्रमुख लक्षण की बात करें तो ये सभी असमतापी जंतु, ये सभी जो असमतापी जंतु है, इनका हृदय द्विवंशी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ये जो केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है कौन? तो आपको हो जाएगा हृदय जो है मछली के हृदय। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गिल्स पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गिल्स। कुछ मछलियाँ में कंकाल उपास्थि यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी उनमें हड्डियाँ नहीं होती हैं, जैसे कि शार्क और स्कोल्डबियन। उदाहरण रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, डॉग फिश, ये सब किसके हैं? तो मत्स्य वर्ग के हिस्से हैं, पार्ट है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट भक्षी मछली कौन है? तो गैम्बूसिया, ये याद रखिए। गैम्बूसिया बहुत बार पूछा गया गैम्बूसिया के बारे में। एम्फीबिया वर्ग की बात करें यानी एम्फीबियन की प्रमुख लक्षण की बात करें एम्फीबिया वर्ग की, ये सभी इसमें जो है सभी प्राणी क्या होते हैं? तो उभयचर होते हैं, ये असमतापी होते हैं। कौन? एम्फीबिया की बात किया जा रहा है। एम्फीबिया, इसको ब्लैक से कर देते हैं एम्फीबिया। श्वसन क्लोम त्वचा एवं फेफड़ों द्वारा होता है। हृदय की बात करें तो 3 वेसिम होते हैं। किसमें? एम्फीबिया में। 2 अलिंद व 1 निलय। उदाहरण जैसे हो गया मेढक, मेढक में क्या होता है? 2 अलिंद एवं 1 निलय होते हैं। मेढक की टरटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है, मैथुन के लिए। ठीक है। सरीसृप वर्ग यानी रेप्टाइल की बात करें, रेप्टेलिया के सरीसृप वर्ग। इसके प्रमुख लक्षण है कि वास्तविक स्थलीय कैसोरिक जंतु है, वास्तविक स्थलीय कैसोरिक जंतु है। ये असमतापी ब्लडेड जंतु है। 2 जोड़ी पाद होते हैं इसमें, किसमें? तो सरीसृप में। कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। किनके? तो सरीसृप के। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय क्या होता है? तो 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का जो कक्षीय है वो आपको 4 कक्षीय का होगा। उदाहरण छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि, ये सब किसके हैं? तो आपको सरीसृप के हैं। मेसोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। कौन? मेसोजोइक युग। मेसोजोइक को ही रेप्टाइल युग कहते हैं। सरीसृप वर्ग में ऐसे भी आते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है आपको नागराज यानी किंग कोबरा है। किंग कोबरा घोंसला बना के रहता है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है, छोटे छोटे सांप। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। हिलोडर्मा आपसे पूछेगा कि विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली की बात करें तो कौन है वो? तो कौन है वो? तो इसका नाम है हिलोडर्मा। समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप है हाइड्रोफिश। मेम्बुया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। मेम्बुया जो बिल बनाने वाली छिपकली होती है, इसका प्रचलित नाम कौन है? तो स्किंक है। स्किंक है ऐसी छिपकली है जो बिल बना सकती है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथि के सदृश होती है, वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। पक्षी वर्ग प्रमुख लक्षण, इसका अगला पाद उड़ाने के लिए, मतलब पक्षी वर्ग की बात करें यानी एब्स की प्रमुख लक्षण की बात करें तो इसका अगला पाद उड़ाने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाता है, यानी अगला पद जो है ये पंख में रूपांतरित हो गया। इसका हृदय 4 विस्मिक होता है। किसका? तो पक्षी का। 2 अलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। किसमें? पक्षियों में मूत्राशय नहीं रहता है। शब्दनी यानी सैरनिक्स, पक्षी में वाक्य यंत्र है, वाक्य यंत्र है शब्दनी सैरनिक्स। कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ये सब इसके वाक्य यंत्र में, जैसे एग्जाम्पल है सब बोल सकते हैं। तीव्रतम पक्षी क्या है? तो अवाविल है। अवाविल तीव्रतम पक्षी है। उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन है? कीवी और एमू। नहीं उड़ सकती है लेकिन पक्षी है कीवी और एमू। कीवी जो न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। आर्कियोपैटेरिक्स जुरेसिक युग का सर्प पुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था।
पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कुरुंजर नेशनल पार्क द अफ्रीका में है। कुरुंजर नेशनल पार्क क्या है तो दक्षिण अफ्रीका में। कौन तो कुरुंजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। स्तनी वर्ग यानी मैमलिया के बारे में बात करें, मैमल्स के बारे में, तो प्रमुख लक्षण की बात करें तो त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां पाई जाती है। किस में? स्तनी वर्ग में। ये सभी जंतु या उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वैश्विक होता है। किसका? तो स्तनी वर्ग का। स्तनी वर्ग हृदय आपको 4 वैश्विक होंगे। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इन्हें द्विबार दंती कहते हैं स्तनी वर्ग को। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होते हैं, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। किस में? तो इसी में आपका हो जाएगा स्तनी वर्ग में। मानव का जंतु जगत में स्थान के बारे में पढ़ते हैं। मानव में जंतु जगत का क्या स्थान है? संघ, केसुरकी, उपगण एवं एंथोपोडिया क्या बोलते हैं मानव जंतु जगत में स्थान। संघ में केसुरकी, उपसंघ में हो गया वर्टिब्रेटा, संघ ठीक है, संघ केसुरकी जो हो जाएगा, उपगण हो जाएगा ऑर्थोपैडिडिया, उपसंघ वर्टिब्रेटा। कुल किसका? किस कुल का है? तो होमिनिडी का। वर्ग इसको है ना इस तरह से पढ़ना है कि जैसे कि संघ है, केसुरकी, उपगण और ऑर्थोपैडिया। उपसंघ में वर्टिब्रेटा, कुल और होम्योनिडी। वर्ग में आपका मेमिलिया हो जाएगा, वंश हो जाएगा, होमो हो जाएगा। और गण में प्राइमेटा और जाति और सेपियंस गण में अच्छा आते हैं। इस तरह से इसको पढ़ना था। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्ग में बटा है। ठीक है। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं, उदाहरण एकिडीना और प्लेटिपस। दूसरा मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। कौन? मेटाथीरिया, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। उदाहरण हो गया कंगारू, अपने बच्चे को एक थैले में रखती है, ये अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देती है तथा ये अपने थैले में रख के उसे पूर्ण विकसित करती है। तीसरा यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे कि मनुष्य यूथीरिया ग्रुप में आता है। वर्ग स्तनधारी को 3 उपवर्ग में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसतन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फिलिपर में परिपक्व होता है, यानी समुद्री व्हेल का जो लिम्ब है वो आपको फिलिपर में कन्वर्ट हो गया। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। डक विल्ड प्लेटिपस क्या? तो एकमात्र विषैला स्तनी है। जंतु तक की बात करें यानी एनिमल टिश्यू की। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है उपकला ऊतक। क्या है? तो पहला उपकला ऊतक इप्थेलिया टिश्यू। ये ऊतक जंतु की बाहरी भीतरी स्वतंत्र सतह पर पाए जाते हैं। इसमें दूरदर्शी कोशिकाओं का अभाव होता है। किसमें? तो उपकला ऊतक में, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे कि हो गया आपका त्वचा का बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथि के दीवार आदि पर। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। कौन? तो संयोजी ऊतक। तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु प्रोट संयोजी ऊतक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है। पेशी ऊतक की बात करें तो मसल्स टिश्यू की, तो ये इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। संकुचनशील ऊतक के नाम से शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, आरेखित, रेखित और हृदय। आरेखित की अगर बात करें तो आरेखित यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे आहार नल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ आदि।
आरक्षित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयंमेव गति करते हैं। रेखित की बात करें यानी स्ट्रिप्ड की, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदयक पेशी की बात करें, ये पेशियां केवल हृदय की दीवार में पाई जाती है। कौन? हृदयक पेशी। हृदय गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करते हैं। संरचना की दृष्टि से यह रक्षित पेशियां ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी है? 639 होती है, 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां क्या है? तो ग्लूटियस यानी मैक्सिमस स्कूला की मांसपेशियां है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडियस है। तंत्रिका ऊतक की बात करें यानी नर्वस टिश्यू की, आप नर्वस टिश्यू की अगर बात करते हैं हम, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। किसे? नर्वस टिश्यू को। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। जीवों का तंत्रिका तंत्र जो है आपका इसी ऊतक का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिका का बना होता है। दो, एक पहला तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स, दूसरा न्यूरोगिलिया। यह ऊतक शरीर में होने वाले सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोगिलिया कोशिका मस्तिष्क की गुहा को अस्थिरित करती है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जन्म के बाद मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड की बात करें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका pH मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है वयस्क मनुष्य में। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में 1/2 लीटर यानी ½ लीटर कम होता है। मानव रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटने को क्या कहते हैं? तो हाइपोनोट्रीमिया कहते हैं। मानव में क्या होता है? तो अगर सोडियम की मात्रा घट जाती है तो यह जो है हाइपोनोट्रीमिया कहलाता है। और पोटेशियम कमी को हाइपोकेलेमिया और ये है हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। पोटेशियम सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम क्या करता है? सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य की बात करें तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, फाइब्रोनिजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। शेष प्लाज्मा को सेरम कहा जाता है। सेरम कहा जाता है। आगे देखते हैं। सेरम के बाद है आपका रुधिराणु। रुधिर यानी ब्लड सरप्लस। यह रक्त के शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। किससे? रुधिराणु को। पहला लाल रक्तकण RBC, श्वेत रक्तकण यानी WBC और तीसरा है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। RBC के बारे में पढ़ते हैं तो स्तनधारियों के लाल रक्तकण क्या होते हैं? उभयतल होते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद की बात करें तो ऊंट और लामा नामक स्तनधारी की RBC में केंद्रक पाया जाता है। RBCS का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। RBCS का निर्माण प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। RBC के निर्माण में भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और पीलिया में होता है। इसका जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन का होता है। किसका? RBC का। इसकी मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है। किसकी? RBC की। इसीलिए यकृत को पीलिया को RBC के कब्रगाह कहा जाता है। किसे? यकृत को। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हिम नामक रंजक यानी डाई होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमेटिन है। RBC का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर क्या होता है? रक्तक्षीणता रोग हो जाता है। सोते वक्त RBC में 5% कम हो जाता है। सोते वक्त जो है RBC
5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो किससे? आपको आरबीसी की संख्या हेमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलेसीमिया रोग लाल रुधिर थैलेसीमिया रोग जो है, थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। दूसरा है आपका श्वेत रक्त कण यानी WBC की बात करें यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन, व्हाइट ब्लड क्या कहते हैं कॉर्पुलस और ल्यूकोसाइट। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। कौन? तो WBC। इसमें केंद्रक रहता है, आपको केंद्रक WBC में रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी तो यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल आपको मात्र 2 से 4 दिन का होता है WBC का। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिका शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है जिन्हें बीटा कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूण अवस्था में यकृत कोशिका में और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। ये दोनों कोशिकाएं परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचरित होती रहती है। टी कोशिकाएं कोशिकीय प्रतिरक्षा एवं बीटा कोशिकाएं प्रतिरक्षियों के निर्माण करने का कार्य करती है। अब देखते हैं टी कोशिकाएं हेमेटोपोइएटिक स्टेम कोशिका से पैदा होता है जो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। विकासशील टी कोशिका विकसित होने के लिए थामस ग्रंथि में स्थानांतरित हो जाती है जहां उसे अपना नाम मिलता है। टी कोशिका शरीर को बाह्य पदार्थ जैसे कि विषाणु, जीवाणु और असामान्य कोशिका जैसे कि कैंसर कोशिकाओं को पहचानने तथा इनके विरुद्ध अनुक्रिया करने में सहायता करती है। टी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक पहला तो सहायक टी कोशिका और दूसरा साइटोटॉक्सिस टी कोशिका। सहायक टी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की अम्लीय कोशिकाओं की सहायता करती है, जबकि साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं वायरल रूप से संक्रमित कोशिकाओं और ट्यूमर को समाप्त कर देती है। क्या करते हैं? ट्यूमर को समाप्त कर देती है। कौन? तो टी कोशिका। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से लेकर 70% यानी न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रोगाणु तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। रक्त विमाणु की बात करें यानी ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें, ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। कौन? रक्त विमाणु। ये केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता रक्त विमाणु में। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल जो आपको मात्र 3 से 5 दिन का ही होता है। किसका? तो रक्त विमाणु का। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू ज्वर के कारण रक्त के कार्य की बात करें तो शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना, रक्त का थक्का बनाना इसका कार्य है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जित पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना, ये सब रक्त के कार्य है। लैंगिक उन्नयन में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना, ये रक्त के कार्य है। रक्त का थक्का बनाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स के टॉपिक पढ़ते हैं, क्या रीज़न है। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं निम्न है। आपको थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, ये बनता है आपको थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनिजन बनता है आपको फिब्रिन। फिब्रिन कैसे बनता है? थ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजन से मिलके। रक्त का थक्का कैसे बनता है? तो फिब्रिन और रक्त रुधिराणु के मिलने से। एक बार और फिर देखते हैं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम जब मिलता है तो आपको बनता है थ्रोम्बिन। क्या बनता है? थ्रोम्बिन। और जब थ्रोम्बिन में फाइब्रोनिजन मिलता है तो आपको मिलता है फिब्रिन मिलता है। क्या मिलता है? क्या बनता है? फिब्रिन। और फिब्रिन में जब रक्त रुधिराणु मिलता है यानी ब्लड कॉर्पुलस, तब जाके रक्त का थक्का यानी क्लॉट बन जाता है। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनिजन का निर्माण यकृत के विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है। समांतर रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रोनिजन पूछता है। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टर ने 1900 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टर ने
इसके लिए सन 1930 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार ही मिला। मनुष्य के रक्त की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी की वजह से मनुष्यों में जो रक्त के ग्रुपों में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन और एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें एंटीजन ए होता है रुधिर ए, और जिसमें एंटीजन बी होता है रुधिर बी, जिसमें एंटीजन ए भी दोनों होता है आपको रुधिर ए भी हो गया, और जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता तो वो होता है रुधिर ओ। रुधिर के चारों वर्ग के साथ एंटीबॉडी का वितरण, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो रुधिर ए बी ओ। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में होता है और एंटीबॉडी आता है आपका प्लाज्मा में। क्या होता है? एंटीबॉडी आपको होता है प्लाज्मा में। तो अगर ए की बात करें रुधिर ए वर्ग की, तो इसमें केवल एंटीजन आपको लाल रुधिर कणियों में केवल ए एंटीजन होता है और एंटीबॉडी आपका होता है बी। अगर बी ग्रुप है तो केवल बी ही होगा उसका एंटीजन, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? केवल ए। ठीक है। और ए बी की बात करें तो एंटीजन इसमें ए बी दोनों होता है, एंटीजन ही होता है और एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है। ओ में जो है आपका एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी आपका ए बी दोनों होता है, एंटीबॉडी दोनों होता है। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी किसको कहते हैं? कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। एक विपरीत प्रकार की पाई जाती है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए एवं एंटीबॉडी बी। ठीक है। अब है क्या? रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ते हैं। ठीक है। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए यानी स्मॉल ए, तो एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी बी दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एक साथ नहीं रह सकते, या आपको ये सभी जन एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त का अभिश्लेषण कहा जाता है, अभिश्लेषण कहा जाता है। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। ये सभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। रक्त समूह ओ को स्रावदाता यानी यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता कहते हैं। सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रेसिपेटर कहा जाता है। रक्त समूह कहते हैं सब ये जो रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी तो मेरा है ब्लड ग्रुप। आप अपना कमेंट करके बताइएगा। आरएस तत्व के बारे में देखते हैं। सन 1940 ईस्वी में लैडिस्टन और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। किसने? लैडिस्टन और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने रिसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, रिसस में, इसीलिए इसे आरएस फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त एचएच-आरएच सहित पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त जो है आरएच रहित यानी निगेटिव कहलाता है। रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग को आरएच नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इस प्रकार के रक्तदान किया गया तो अभिश्लेषण के कारण आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या होगी? तो मृत्यु हो जाती है। क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। यदि पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव हो और माता का रक्त जो आरएच नेगेटिव हो तो जन्म लेने वाले की शिशु का जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद संतान होने पर होता है। क्या कह रहा है कि यदि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव मतलब माता पिता अगर हो और उससे जो बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा? तो पहले मतलब शिशु के जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद संतान होने पर होता है, यानी सेकेंड वेव में ऐसा होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह यानी संभावित कहा गया। माता
पिता का रक्त समूह ऐसा है, ठीक है। तो क्या है कि अगर मान लीजिए माता और पिता में मतलब दोनों का अगर ओ है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा, तो ओ। और इनके जो असंभावित रक्त समूह क्या होंगे, तो ए बी और ए बी मतलब हो सकते हैं। अगर माता पिता में ओ ए का है, ओ ए मतलब मान लीजिए माता को है और पिता का ए है, तो बच्चों में ओ ए में से कोई एक आएगा। और संभावित जो होगा आपको या तो बी आएगा, नहीं तो ए बी आएगा। अगर माता पिता का ओ बी हो तो ये बच्चे में क्या जाएगा, ओ बी आएगा, ओ बी में से कोई एक। और संभावित ए बी हो सकता है। माता पिता का ओ और ए बी हो तो इसमें आपका जो आएगा तो ए बी आएगा, कन्फर्म ए में ए नहीं तो बी आएगा। लेकिन अगर देखा जाएगा असंभावित गुण के बारे में तो ओ या ए बी आएगा, ओ या ए बी। अगर माता पिता दोनों का ए हो तो बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या होंगे, तो ए नहीं तो ए हो, ए नहीं तो ओ होंगे। और असंभावित यानी असंभावित के बाद के तो बी नहीं तो ए बी आएगा। अगर ए बी अगर माता में रहे, ए और बी अलग अलग, ए रहे माता का, बी रहे पिता का, तो इसमें जो आपको संभावित बनेंगे ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। और इसमें असंभावित क्या है, तो नन होगा। इसमें मतलब नन ही होगा, इसमें असंभावित नहीं है, फिक्स ही इसमें से कोई एक आ ही जाएगा। अगर माता पिता में ए बी ए और ए बी हो तो ए बी आएगा। और असंभावित क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है। अगर माता पिता दोनों का बी हो तो बी ओ आएगा आपके बच्चों में, बी नहीं तो ओ। और असंभावित हो जाएगा ए बी। अगर माता पिता में ए बी और ए बी हो तो इसके मतलब संभावित है कि ए नहीं तो बी नहीं तो ए बी आएंगे। और असंभावित क्या है, तो है अगर माता पिता दोनों का ए बी पॉजिटिव हो तो बच्चों में क्या हो जाएगा, ए बी या नहीं तो ए बी आएगा। और असंभावित क्या हो जाएगा, तो ओ हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 6 ख़त्म होता है। टॉपिक नंबर 7 जो है मानव शरीर के तंत्र जो है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जरूर रहेगा मेरे साथ, और क्लास जल्द ही आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब जरूर रहेगा क्योंकि बायोलॉजी भी ख़त्म करवाएंगे। बायोलॉजी जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा इसके बाद। और खेल कूद की भी चल रही है। और लूसेंट 2025 की जो विविध स्टैटिक्स जीके के वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं। आप जरूर एक बार कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 10 नंबर आने की संभावना तो बनी ही रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।